गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ा गांव। विषय इतिहास। जैसा कि आप सबको पता है, अपन बीए पार्ट फर्स्ट का जो अपना चैप्टर चल रहा है, और चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, हेरोडोटस के बारे में बताया था, महाकाव्यों के बारे में बताया था, और वेद वगैरह है इनके बारे में बताया था, पुराणों के बारे में बताया था। अब आगे अपन बात कर रहे हैं किसकी? अपने जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी के अंदर, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी के अंदर अपन बात कर रहे हैं बौद्ध ग्रंथों की, कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ है ना, उनकी बात कर रहे हैं। कि प्राचीन काल के जो ग्रंथों की बात करें तो उनमें बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनसे अपने को इतिहास की कैसे जानकारी मिलती है। थोड़ा सा मैं देखो, वैसे अपने बौद्ध धर्म का अलग से चैप्टर चलेगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रचलित है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जिनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास, ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास हुआ है, अर्थात महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आज से लगभग 2500-2600 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद में जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ है, उसके बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म श्रृंखला को आगे तक बढ़ाया है। तो शायद ग्रंथ जरूर रचे होंगे, लिखे होंगे, तो उनसे भी अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में अपने सबसे पहले लेते हैं पिटक साहित्य, पिटक ग्रंथ। पिटक ग्रंथों की बात करेंगे। पिटक ग्रंथ 3 है। कितने हैं जी? 3। 1 2 3। बौद्ध धर्म में जो पिटक ग्रंथ हैं वो कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक पहला कौन सा हो गया? विनय पिटक। दूसरा कौन सा हो गया? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। पहला विनय, दूसरा सुत्त, तीसरा है अभिधम्म। अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हो गए। इनकी संख्या 3 है, तभी तो त्रिपिटक हो गया ना, इसको कहा जाता है पिटक साहित्य। वैसे इसको बता दें, इसको त्रिपिटक भी कहा गया है, क्योंकि 3 पिटक हो गए ना, 1 2 3। तो पिटक ग्रंथ कितने हैं? 3 है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। प्रश्न आपका क्या आता है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? नाम बताओ। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, नाम बताओ। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ना, इनके अंदर बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, भिक्षुणियाँ जो महिलाएं थी, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन, इनके दैनिक जीवन का जो व्यवहार है, आचार है, विचार है, नियम है, उपदेश है, कि उस समय जो बौद्ध विद्वान होते थे वो उनको क्या उपदेश देते थे और जनमानस की भलाई के लिए वो क्या क्या काम करते थे, उनका वर्णन है। तो आज से लगभग 2500 साल पुरानी बातें अपने को इसमें मिल जाती है, और अपन प्राचीन भारत के इतिहास की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा जातक कथा, अगला जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, वो है जातक कथा। देखो जातक कथा क्या है? जातक कथा एक्चुअली से देखा जाए, इनका अपने पास ये काल्पनिक कथाएं हैं, कहानियां हैं। इनका रिकॉर्ड ये नहीं है कि साहब ये उस व्यक्ति ने कही, ये वो कही, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलती आ रही है। दादा ने पोता को और पोता ने अपने पोता को ये बातें कही, वो कहानियां जातक कथाएं हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, जैसे 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो काल्पनिक कहानियां लिखी गई थी, ध्यान दें, जातक कथा किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो काल्पनिक कहानियां लिखी गई थी उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। सुनी सुनाई कहानियां जातक कथाएं कहा जाता है। इनसे हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व
छठी सदी ईसा पूर्व के समय की जानकारी मिलती है, उनके सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, और वो लोग किस हिसाब से रहते थे, उनका सोशल स्टैंडर्ड कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा पाली या प्राकृत भाषा के ग्रंथ, पाली या प्राकृत भाषा के ग्रंथ, पाली या प्राकृत भाषा के ग्रंथ। देखो, प्राचीन भारत के इतिहास की अपन जानकारी लेते हैं। बौद्ध धर्म का जितने भी नियम हैं उसको समझने के लिए जितने भी लोगों ने जो साधारण भाषा काम में ली वो प्राकृत भाषा थी या फिर पाली भाषा थी। अपन कह सकते हैं ये भाषा भी अपने भारत में प्रचलित थी, जो बौद्ध काल से जुड़ी हुई है, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म के लगभग जितने भी ग्रंथों की रचना है वो इसी भाषा में हुई है। जैसे इसमें एक ग्रंथ चलता है वो मिलंद पन्नो, भाई ग्रंथ है मिलंद पन्नो, मिलंद पन्नो, मिलिंद पन्नो, ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में देखो क्या विवरण है। यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक कौन है, मिनांडर। इनका जो वार्तालाप हुआ था ना, क्रियाकलाप हुआ था ना, उसके बारे में इनका विवरण है। तो अपने को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों का भी सहारा मिला, उसको समझने की का भी सहारा मिला, और उनसे अपने को काफी फायदा पहुंचा, जिससे अपने को इतिहास की समझदारी, इतिहास की जानकारी आदि के बारे में पता चलता है। इसके अलावा वे ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में थे, वे ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में थे, और वे ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में थे और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास तो बिखरा पड़ा था, अपने इतिहासकारों ने उसको लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसका कलेक्शन किया और आम जन तक इसको पहुंचाया। अब अपन वो संस्कृत भाषा के वे बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में थे और उनके बारे में बात करते हैं। महावस्तु कौन सा ग्रंथ आया, संस्कृत भाषा का है, तो बौद्ध धर्म का, लेकिन भाषा कौन सी उसकी, संस्कृत भाषा, महावस्तु। इसके अलावा ललित विस्तार, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, और दिव्यावदान। अगला ग्रंथ कौन सा आगा, दिव्य वदान, मंजू श्री मूल कल्प, मंजू श्री मूल कल्प। और ये वे ग्रंथ हैं, ध्यान देना भाई, मैंने 5 ग्रंथ, प्रश्न आ जाता है आपके कि बौद्ध धर्म के संस्कृत भाषा से जुड़े हुए कोई 4 ग्रंथों के नाम बताओ। है तो ये सारे के सारे बौद्ध धर्म के, लेकिन भाषा कौन सी इनकी, संस्कृत, संस्कृत। और वैसे प्राचीन काल में जब संस्कृत अपने यौवन पर थी तो कौन सी भाषा चलती थी उनकी, पाली या प्राकृत। तो मूल भाषा तो ये हो गई बौद्ध धर्म वालों की। फिर जैसे जैसे साहित्य का विस्तार हुआ तो संस्कृत भाषा में भी खूब सारे ग्रंथ निकले हैं। तो महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प। अब ये आज से लगभग भाई बौद्ध धर्म के समकालीन अपन बात करें तो आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पुरानी बातें हैं। तो उस जमाने का इतिहास भी अपने को इनसे मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से भी अपने को प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी का बोध होता है, अर्थात अपने को उसकी प्राचीन काल की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा जैन धर्म, भाई बौद्ध धर्म के बाद में कौन से धर्म की बात कर रहे हैं अपन, जैन धर्म। जैसा कि आप सबको पता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। पहला था पार्श्वनाथ,
पहला था ऋषभदेव, पहला था ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां कौन था, ये आपका क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी। जैन धर्म तो प्राचीन काल से और भी महावीर स्वामी के जन्म से पहले से चला रहा है, लेकिन जितनी इसकी पॉपुलरिटी, लोकप्रियता महावीर स्वामी के समय हुई वो और किसी के समय नहीं हुई थी। तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी दी है, वैसे ही जैन धर्म ने भी अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी दी है। जैन धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व, ये प्रमुख ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्व जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र सूरी ने की थी। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, हेमचंद्र सूरी ने इस ग्रंथ की रचना की थी, हेमचंद्र सूरी ने। अब हेमचंद्र सूरी ने इस ग्रंथ में क्या दिया है, भगवान जो महावीर स्वामी थे उनके समय का जितना भी विवरण है वो हेमचंद्र सूरी ने दिया है। अर्थात महावीर स्वामी का जो जन्म है भाई 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के समय की जितनी भी घटनाक्रम है वो सारी बातें इसमें लिखी है। तो अपने पास एक साक्ष्य और बढ़ गया है, जैसे बौद्ध धर्म का बढ़ा हिंदू धर्म का चल रहा है, तो वैसे ही अपने पास जैन धर्म ने भी अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए खूब सारे साक्ष्य दिए हैं। परिशिष्ट पर्व के अंदर अपने को हेमचंद्र सूरी ने प्राचीन जो खान पान था, रहन सहन था, वेशभूषा थी और उन लोगों के आपस में कैसे व्यवहार थे, वो किस हिसाब से उन आपस में मिलते थे, किस हिसाब से उनका समाज का स्टैंडर्ड था, उन लोगों की आजीविका के क्या साधन रहे होंगे और वे अपने धर्म के प्रति कितने कृतज्ञ थे, इन सारी बातों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट अपना वो है ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। इतिहास से जुड़े हुए वे ग्रंथ जो उस जमाने की जानकारी अपने को देते हैं, उन ग्रंथों को कहा जाता है ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ। अर्थात वे ग्रंथ जिनसे अपने को प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी का पता चलता है। तो इसमें आएगा पहले नंबर पर पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। ये जो ग्रंथ है ये अपने प्राचीन कालीन आचार्य, ऋषि, तपस्वी, संत, महात्मा जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, वो थे पाणिनि जिन्होंने ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। यह ग्रंथ व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान दें। ये जो ग्रंथ है कौन सा, अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने। तो ये व्याकरण का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 6ठी सदी ईसा पूर्व की भारत में रहने वाली अनेक जो जातियां थी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो रह रही थी भारत में जो अनेक जातियां थी, उनका विवरण है, उनकी जानकारी है। इससे भी अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र का नाम सबने सुना है क्योंकि भारत की जितनी भी नीतियां वगैरह हैं वो सारी अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है। आपको बता दूं अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। कौटिल्य के और भी उपनाम कई हैं, वैसे इसको विष्णुगुप्त भी कहा गया है, एक ही नाम है इसके, विष्णुगुप्त भी कहा है, चाणक्य भी कहा गया है, ये तीनों नाम एक ही हैं। कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। जैसा कि आपको पता है अपने इस भारत देश में 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में नंद वंश का पतन हो गया था। किस वंश का पतन हो गया था, नंद वंश का। और वहां पर साहब नया वंश आया था जिसका नाम था मौर्य वंश। कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। और उस मौर्य वंश का जो पहला शासक बना था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक बना था वो इसी चाणक्य की सहायता से बना था। किसकी सहायता से बना था, चाणक्य की सहायता से बना था। अपन कह सकते हैं 322 ईसा पूर्व में जब मगध की सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाली थी, मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना था, तो उसने चाणक्य को अपना प्रधान नियुक्त किया था, अर्थात प्रधानमंत्री बना दिया इसको।
भाई चाणक्य तू तो है प्रधानमंत्री, मैं हूँ राजा, क्योंकि मेरे को जो राज मिला वो तेरी बदौलत मिला है, तेरे कारण मिला है। अब देखो, दो बुद्धि और बल दो एक जगह हो गए, बुद्धि इन महाशय में, बल चंद्रगुप्त मौर्य में। तो चंद्रगुप्त मौर्य में बल हो गया और इसमें दिमाग की कोई कमी नहीं है, बुद्धि खूब है साहब। तो दोनों ने मिलकर मगध साम्राज्य को आशातीत सफलता दी और बहुत आगे तक मगध साम्राज्य को ले जाने का प्रयास किया। अब साहब ये आपका जो चाणक्य है इसने सोचा कि भाई अपने राज भी कर रहे हैं तो अपनी नीतियां वगैरह हैं वो एक किसी ग्रंथ में लिखें। तो साहब इस चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र एक तरह से राजनीतिक शास्त्र है। इसमें राजा के कर्तव्य, जनता के राजा के प्रति कर्तव्य, राजा को क्या क्या सुधार करना चाहिए, जब राज्य के अंदर अराजकता फैले तो क्या होना चाहिए, मतलब सारी बातें इसमें, सारे साम दाम दंड भेद, सारे नियम कानून कायदे, विदेशों के साथ संबंध, ये सारे के सारे कौटिल्य ने इस ग्रंथ में डाला है। इस समय भाई ये ग्रंथ जो अपने पास आया तो अपने को तो इतिहास की जानकारी चाहिए, तो अर्थशास्त्र भी अपने को प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी दे रहा है। आज से 2300 साल पुरानी जानकारी दे रहा है, आज से लगभग 2300 साल पुरानी जानकारी दे रहा है कि उस समय के लोगों का रहन सहन, उन लोगों का विदेशों के साथ कैसे संपर्क था, वो लोग पाटलिपुत्र के प्रति, यानी कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रति वो लोग कैसे वफादार थे और राजा के क्या कर्तव्य होते थे, राजा ने जनता का हृदय जीतने के लिए क्या क्या काम करवाए, तो सारा निचोड़ डाल दिया। तो इससे भी अपने को प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जब आगे अपन बात करते हैं, पतंजलि का जो महाभाष्य होता है, ग्रंथ का नाम है महाभाष्य और लेखक का नाम है पतंजलि। पतंजलि महोदय ने महाभाष्य लिखा और ये जो ग्रंथ है महाभाष्य ये शुंगों के समय का है। जैसे अपने मौर्य वंश था ना, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश प्रारंभ हुआ और 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का साब पतन हो जाता है और नया वंश आता है जिसका नाम है शुंग वंश। कौन सा वंश है? शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चाणक्य की सहायता से। ठीक। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भरतदत्त था। कौन था? भरतदत्त। तो पहले तो कौन है? चंद्रगुप्त, और लास्ट का कौन हो गया? भरतदत्त। भरतदत्त की मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में भरतदत्त की हत्या कर दी, उसको खत्म कर दिया और नए वंश की स्थापना कर दी। वो वंश भारत में कहलाया शुंग वंश। अपन बात कर रहे हैं पतंजलि की, जिन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभाष्य। इस ग्रंथ में हमें सम्राट पुष्यमित्र शुंग के इतिहास की जानकारी मिलती है। अपन कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में, कौन से में? महाभाष्य में, जो पतंजलि ने लिखा है, इस ग्रंथ में अपने को पुष्यमित्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुष्यमित्र के लिए कहा जाता है कि वो है, उसका बेटा अग्निमित्र था। ये काफी प्रतापी शासक रहे हैं शुंग वंश के। जैसे आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद में बिंदुसार है, उसके बाद में अशोक हैं, जो मौर्य काल के प्रतापी शासक है। ऐसे ही पुष्यमित्र और उसका पुत्र अग्निमित्र काफी प्रसिद्ध शासक रहे और प्रतापी शासक रहे हैं। हमें इस महाभाष्य से जो पतंजलि ने लिखा है इससे ये पता चलता है कि साहब शुंग राजा पुष्यमित्र, अग्निमित्र वगैरह ने प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ करवाया था और जिसके अंदर खुद पतंजलि मौजूद थे। बहुत अच्छी बात है। प्राचीन कालीन राजा अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने विस्तार के लिए यज्ञ करवाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ और विष्णु यज्ञ, इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ बड़े यज्ञों में से एक यज्ञ होता है। तो ये जो आपका पतंजलि था, इसने बताया कि साहब शुंगों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और मैं खुद वहां मौजूद था। कौन बोल रहा है? पतंजलि बोल रहा है। तो इससे पता चलता है कि शुंगों ने एक विशाल भारत की स्थापना की थी। तो ये भी अपने को साहब पतंजलि ने बात बताई है। इसके अलावा गार्गी संहिता, अगला जो ग्रंथ है जिससे अपने को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, और उस ग्रंथ का नाम है साहब गार्गी संहिता। क्या नाम है ग्रंथ का? गार्गी संहिता। ये ग्रंथ है साहब, ये गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता ग्रंथ
इस ग्रंथ के अंदर अपने को पता चलता है कि साहब प्राचीन काल में इस भारत देश पर विदेशी जाति का भी आक्रमण हुआ था। बात भी सही है, विदेशी जाति यवनों का आक्रमण भारत में हुआ था, अपने को इस गार्गी संहिता से पता चला। इसके अलावा इस गार्गी संहिता से उस जमाने की शिक्षा पद्धति के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि गार्गी ने ही गार्गी संहिता लिखी थी। तो अपन कह सकते हैं कि उस जमाने में भी महिलाओं को साहब पढ़ने लिखने का अधिकार था, और पढ़ी है। गार्गी एक महिला होते हुए उसने इतना ग्रंथ दिया और अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी दी है। तो भारत में उस समय भाई लड़कों में लड़कियों में किसी प्रकार की भी कोई द्वेषता नहीं थी, पढ़ाई लिखाई बराबर थी। गार्गी भी भारत की एक महान विदुषी महिला थी। अब आपको बता दूं, वर्तमान में जो 10वीं 12वीं में बच्चियां मेरिट में आती हैं ना, और उनके अच्छे नंबर आते हैं, 80% है, 75% के ऊपर, जो 80% के ऊपर नंबर आते हैं, उनको भारत सरकार राजस्थान सरकार एक पुरस्कार देती है जिसका नाम है गार्गी पुरस्कार। तो वो इसी गार्गी के नाम से चलता है। तो इसी गार्गी ने अपने को प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी दी है। इसके अलावा सौपन वदान एक ग्रंथ है जिसका नाम है सौपन वदान। ये ग्रंथ है साहब। इस ग्रंथ के जो रचनाकार थे जिनका नाम था महाकवि भास। क्या नाम था उनका? महाकवि भास। इन्होंने लिखा है साहब ये ग्रंथ। महाकवि जो भास था उसने इस ग्रंथ के अंदर 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले भारत के इतिहास की समस्त जानकारियां दी हैं। महाकवि भास ने सौपन वदान के माध्यम से 6ठी सदी ईसा पूर्व के भारत के इतिहास की अपने को जानकारी दी है, और उस समय के जितने भी सिस्टम थे वो अपने सामने उभर कर आए। अपन प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास है वो बिखरा पड़ा था। जातक कथाओं में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, महाकाव्यों में, पुराणों में, उपनिषदों में, आरण्यकों में, तो अपन ने हर जगह से इसको कलेक्ट किया है। इसके अलावा जो अगला ग्रंथ है जिससे अपने को प्राचीन साहित्य की जानकारी मिलती है वो है संगम साहित्य। संगम साहित्य, देखो ये संगम साहित्य है ना, दक्षिण भारत के वंशों की जानकारी दिलाता है। संगम ग्रंथ हमें भारत के चोल वंश, भाई संगम जो ग्रंथ है जो दक्षिण भारत से जुड़े हुए चोल वंश, द्राविड़ वंश और पांड्य राज्यों के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी करवाते हैं। किन किन की? चोल, पांड्य दक्षिण भारत के हैं, द्राविड़ ये जो दक्षिण भारत की जाति है ना, जो राजवंश रहे हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में राज किया है, तो उनकी जानकारी भी तो अपने को चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो भारत के अंग हैं और अपन प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी अपने को कौन सा ग्रंथ करवाता है? संगम ग्रंथ करवाता है। इसके अलावा कालिदास, देखो आपने कालिदास का नाम खूब सुना है, सेकेंड ईयर में भी आपके चलेगा ये कालिदास। अपन BA पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, पेपर पहला है, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत, पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो अब अपन बात करते हैं किसकी? महाकवि कालिदास की। कालिदास के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप सबको पता है कि कालिदास की पहचान इस दुनिया के अंदर बहुत ताकतवर कवियों में से हुई है। कालिदास के लिए बताया जाता है कि कालिदास एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति था। मूर्ख तो अपन नहीं कैसे, मूर्ख टाइप का ही था कि भाई इसको इतना पढ़ाई लिखाई में इतना दमदार नहीं था, लेकिन इसका विवाह विद्योत्तमा के साथ होने के बाद में इसमें अचानक ही एक अमूलचूल परिवर्तन आ गया और ये महाकवि बन गया, संस्कृत का विद्वान बन गया। कालिदास ने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, महाकवि कालिदास ने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, और लगभग सब संस्कृत के नाटक हैं जिसमें खंड काव्य भी हैं। ठीक है, कालिदास भारत का विलियम शेक्सपियर था। जैसे विश्व के साहित्य में विलियम शेक्सपियर का नाम है, वैसे ही भारत के अंदर कालिदास का नाम है। कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का दी ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया, भारत का महाकवि कहा जाता है। कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं वो प्रकृति के चित्रण को लिए हुए हैं। कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ इतिहास से जुड़ी हुए ऐसे पहलू बता जाते हैं जिसमें अपने को कईयों का पता चल जाता है। जैसे देखो, ऋतु संहार कालिदास का है, मालविका अग्निमित्र कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, रघुवंश कालिदास का है, मेघदूत कालिदास का है। ठीक है, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, ये तो साहब हिंदी के महाकाव्यों में से एक काव्य है। हिंदी के महाकाव्यों में से एक काव्य है। इनमें
जो आपका जैसे मैं बात करूं मालविका अग्निमित्र की बात करें अपन, कालिदास का एक ग्रंथ नाटक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। इस नाटक के अंदर कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी के बारे में बताया है। कहने का मतलब कालिदास के ग्रंथ जो हैं, हालांकि कालिदास जी जो खुद थे ना वो गुप्त वंश का जो राजा था, कौन, गुप्त वंश, ये ईसा के बाद की बातें हैं, गुप्त वंश का राजा था, 380 में बना था, 413-14 ईस्वी तक रहा था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ध्यान देना। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का था उसके दरबारी कवि थे। 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन प्रारंभ होता है और 413-14 के आसपास तक चलता है। एक ध्यान देना, एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको। फाहियान चीनी यात्री कौन था? फाहियान, वो भारत में आया था। फाहियान कहाँ आया था? भारत में आया था। जब फाहियान भारत में आया था तब कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में थे। तो अपन कह सकते हैं चीन के किस विद्वान के कालिदास समकालीन थे? चीन के किस विद्वान के कालिदास समकालीन थे? तो आपका आंसर होगा फाहियान के। फाहियान किस भारतीय साहित्यकार के समकालीन था? तो आपका उत्तर होगा कालिदास। ठीक है, तो साहब कालिदास ने भी प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए अपने को खूब सारे ग्रंथ, अवशेष, साक्ष्य ये अपने को उपलब्ध करवाए हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं अपने मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार थे विशाख दत्त। नाम क्या है लेखक का? विशाख दत्त। और ग्रंथ का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इस ग्रंथ के अंदर विशाख दत्त जो लेखक हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य के समय का था ना उसका, और नंदों का, नंदवंश का जो अंतिम राजा था ना धनानंद, धनानंद, इनका जो संघर्ष हुआ नंदों से, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस हिसाब से मगध अर्थात पाटलिपुत्र का राज लिया, इन विवरणों को मुद्रा राक्षस के माध्यम से आपके विशाख दत्त ने अपने को दिया है। तो इसमें उस मौर्य वंश के उत्थान की और नंदवंश के पतन की, मौर्य वंश के उत्थान की, नंदों के पतन की कहानी किस ग्रंथ में मिलती है? विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। तो आज से लगभग 2300 साल पुराना इतिहास आपको ये बंदा भी देता है। कौन? विशाख दत्त। किस ग्रंथ के माध्यम से? मुद्रा राक्षस के माध्यम। इसके अलावा हर्षचरित, हर्षवर्धन जो वर्धन साम्राज्य का था, हर्षवर्धन के समकालीन एक कवि हुआ करता था जिसका नाम था महाकवि बाण भट्ट। कवि का नाम है बाण भट्ट और उसने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था हर्षचरित। ग्रंथ का क्या नाम था? हर्षचरित। इस ग्रंथ के अंदर अपने को वर्धनों के, वर्धन वंश, भारत में वर्धन वंश ने भी राज किया है, वर्धन वंश के शासक हर्ष, वर्धन वंश के शासक हर्ष का विवरण है। अर्थात हर्षवर्धन की जानकारी सबसे सटीक और सही अगर किसी बंदे ने दी है तो उसका नाम है ये आपका कवि बाण भट्ट और ग्रंथ का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित में उसने समस्त हर्ष के जीवन के बारे में जो भी थी 606 से लेकर 646-47 तक हर्ष का शासन भारत में रहा है और ये जानकारी उसने अपने को उपलब्ध करवाई है। इस प्रकार से जो अगला ग्रंथ है उसका नाम है राजतरंगिणी। अगला जो ग्रंथ है जो प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है उसका नाम है राजतरंगिणी और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? राजतरंगिणी के कल्हण। लेखक का क्या नाम था? कल्हण। और ग्रंथ का क्या नाम है? राजतरंगिणी। ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। अर्थात कल्हण ने राजतरंगिणी के माध्यम से हर्ष के बारे में जानकारी दी है। सम्राट हर्ष भारत के महान शासकों में से गिना जाता है। सम्राट हर्ष का ये जो ग्रंथ कौन सा जो कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है ये कश्मीर के आसपास से लिया हुआ है। इसमें कश्मीर की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि साहब कल्हण हर्ष के साथ साथ अपने को कश्मीर की भी ऐतिहासिकता के बारे में बताता है। केसर की क्यारी,
आपको पता है काजू, अखरोट, बादाम, प्रकृति की सुंदरता कश्मीर में खूब रही है। प्रकृति ने कश्मीर को सब कुछ दिया है, तभी तो कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाता है। ये जानकारी भी अपने को उपलब्ध कराई है। अपने अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग टुमारो।